मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज़। इसके पिछले वीडियोस में हमने ड्रग अब्यूज़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें मीनिंग, सिम्टम, साइंस, बिहेवियरल साइंस और उसके टाइप्स, विभिन्न प्रकार के टाइप्स, उसके कॉजेज़, एटियोलॉजी पर हमने बात किया था। आज हम लोग उसको ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिफ़्रेश हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़: एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ ड्रग सच एज़ अल्कोहल, नारकोटिक्स, कोकेन एक्सेट्रा। यानी कि अगर इस तरह की ड्रग्स को का एक्सेसिव रूप में, अगर बहुत अधिक क्वांटिटी में अगर यूज़ कोई करता है तो उसको ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड विदाउट मेडिकल जस्टिफिकेशन, यानी कि किसी मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं रहता है और ना ही उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता होती है, और तब वे लोग ऐसी दवा लेते हैं। In other words, it can be said that when the drugs or alcohol are used for the purpose other than those for which they are meant to be used, or in excessive amounts, यानी कि अधिक मात्रा में लेना, और ऐसे ये जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग कारण से बनाए गए हैं, लेकिन उस कारण के लिए, जिस चीज़ के लिए बने हैं उसके लिए नहीं, उस पर्पस के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पर्पस के लिए अगर कोई इसका सेवन करता है तो उसको ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। दिस वे ड्रग अब्यूज़ में लीड टू सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसमें इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिकली ये लोग बहुत वीक और बहुत तरह के सिम्टम्स उनके अंदर आने लगते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, इमोशनली वे लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और सही तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते अपने इमोशंस को। और जॉब में जब अगर कोई रहता है और इस तरह का ड्रग अब्यूज़ करता है तो उसको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ वर्क करने की इच्छा नहीं होती है, वे लोग भागते हैं काम से और जी चुराते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग्स कैन कॉज केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन दैट लीड्स टू ड्रग एडिक्शन। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अगर कोई ड्रग्स लेते हैं अधिक अमाउंट में, तो केमिकल चेंजेस होता है ब्रेन में, और जो कि ड्रग एडिक्शन का रूप ले लेता है, यानी व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़: अब जो सिम्टम्स हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं। डेवलपिंग अ टॉलरेंस टू द ड्रग, यानी कि ड्रग एडिक्ट हो जाना। विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन ट्राई टू स्टॉप यूजिंग, जब उनको रोकने की कोशिश की जाती है, चाहे तो खुद व्यक्ति से या दूसरों के प्रेशर से, तो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे चिड़चिड़ापन होना, ऐंठन होना, बदन में दर्द होना, उल्टी आना, ये सब होने लगता है। बीइंग अनेबल टू स्टॉप इवन यू वांट टू, अगर वो लोग खुद भी चाहेंगे कि हम इसको रोक दें, इस सेवन को, ड्रग अब्यूज़ को, तो भी वो लोग बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते। थिंकिंग अबाउट द ड्रग, हाउ टू गेट इट, हाउ इट मेक्स फील, या हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं यही सोचने के लिए कि कैसे मिलेगा दवा और कैसे हम लोग कैसा फ़ील होता है, यूफोरिक स्टेट जब व्यक्ति जाता है तो कैसा फ़ील होता है, इसी सब के लिए वो सोचते रहते हैं। इनएबिलिटी टू कंप्लीट डेली टास्क, अपना जो डेली रूटीन का जो वर्क होता है उसमें भी वो लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इनएबिलिटी शो करते हैं, यानी कि वो समय अधिक नहीं दे सकते हैं अपने इन कार्यों में, ना ही कोई इंटरेस्ट होता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स: नेचुरली अगर इस तरह का उनका डेली रूटीन हो जाएगा तो वो अपने फैमिली में भी अपना रिलेशन अच्छा नहीं रख सकते हैं, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा नहीं, भागे भागे रहेंगे, कटे कटे रहेंगे अपने दोस्तों से। कोवर्कर्स के साथ भी उनका इमोशनली या सोशली एडजस्टमेंट उनका नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में भी आते हैं। स्लीप डिज़ॉर्डर, वे लोग सो नहीं पाते हैं, नींद भी आती है तो पूरी नींद नहीं आती, डिस्टर्ब स्लीप होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपना साफ़ सफाई और इस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि किस तरह का वो कपड़ा पहन रहे हैं, किस तरह से वो अपना शरीर का साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, ये किसी चीज़ का उनको ख्याल नहीं रहता। स्टीलिंग और बोरोइंग मनी, जब उन्हें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है और उनके पास पैसा नहीं होता है, वैसे सिचुएशन में वो बाध्य हो जाते हैं चोरी करने से और दूसरों से उधार मांगने से। इरिटेबिलिटी, एजिटेशन एंड चेंजेस इन मोटिवेशन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाती है, मतलब होती है ऐसे ड्रग अब्यूज़ वाले लोगों को। एजिटेशन यानी बहुत ज़्यादा आक्रामकता, एग्रेसिवनेस आ जाता है, और उनके मोटिवेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वे लोग को सही मोटिवेशन नहीं हो पाता किसी भी कार्य में। टाइप्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में पिछले वीडियोज़ में बतलाया है, आप लोग देखे होंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा हम फ्रेश कर देते हैं इसको। निकोटिन रिलेटेड अब्यूज़ जो होता है, वो निकोटिन एक तरह का ड्रग्स होता है जिसमें कि स्टिमुलेंट का रूप लेता है और वो उसमें व्यक्ति उसका आदी हो जाता है।
स्टिमुलेंट रिलेटेड अब्यूज़ जो इसमें 3 है, कोकेन रिलेटेड, एम्फेटामिन्स और कैफ़ीन। ये तीनों जो है वो अलग अलग माध्यम से व्यक्ति लेता है, जैसे कि कुछ तो सुई के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, कुछ ड्रग्स के माध्यम से, कुछ गोली के माध्यम से, कुछ कुछ मतलब नाक से भी जो सुनते हैं तो उस तरह सा भी होने लगता है। तो या पैच भी होता है, जो पैच बॉडी में लगाते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीक़ों से बॉडी के अंदर प्रवेश पाता है। ओपियाइड रिलेटेड जो अब्यूज़ होता है वो भी बहुत ही मतलब ख़तरनाक होता है एक तरह से, ओपीएम का जो होता है। तो उसमें भी इन लोग ओपीएम का जो मिसयूज़ करता है लोग, उसको कहते हैं हैलुसिनोजेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें कि भ्रामक दवाएं होती हैं और वो खाने से भ्रम की स्थिति में, विभ्रम की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। कैनबिस रिलेटेड अब्यूज़, उसमें भी बहुत तरह के ऐसे होते हैं, जैसे marijuana और ये सब है, गांजा है। तो ये सब बहुत सारे हैं जो कि हमने पहले वीडियो में भी बतलाया है डिटेल में, आप लोग उसको देख लेंगे प्लीज़। सेडेटिव हिप्नोटिक रिलेटेड अब्यूज़, इसको भी कहते हैं कि जब सेडेशन के लिए जब दिया जाता है तो फिर ऐसा होता है कि सेडेट करने के लिए दवा दिया जाता है, लेकिन उसी का व्यक्ति आदी हो जाता है और वो उसको अधिक मात्रा में लेने लगता है और ड्रग अब्यूज़ का वो पेशेंट बन जाता है। अब हम लोग आते हैं आज के मेन ऑब्जेक्टिव में, वो है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग करना चाहते हैं, जैसे कि इसका अगर पूरी तरह से ट्रीटमेंट कहा जाए तो ये 100% ट्रीटमेंट शायद संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया है और इसमें कुछ तो सफलता मिलती है, लेकिन कभी-कभी जो व्यसनी होते हैं, जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, उनमें अस्पताल में भी भर्ती करते हैं और कभी-कभी भी भर्ती नहीं भी करने की आवश्यकता होती है। जिनके अंदर अपना सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल अधिक होता है, वैसे व्यक्ति में इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं एक-एक करके कि इसमें किस तरीके का हम लोग इनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं और ड्रग अब्यूज़ से इन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। सबसे पहला है सूझ चिकित्सा, जिसको कि हम कहते हैं इनसाइट थेरेपी। इनसाइट जैसा कि शब्द से ही ज़ाहिर है, अगर किसी व्यक्ति में सूझ का विकास हो कि क्या सही है, क्या गलत है, औषधि का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में अवगत कराने की कोशिश यहाँ की जाती है और उनकी समस्याओं से संबद्ध होते हैं कि क्या समस्याएं हो सकती है जो इस तरह का ड्रग अब्यूज़ के बाद किस तरह का उनका सोशल बॉयकॉट होता है, फैमिली से वे लोग दुखी रहते हैं, फ्रेंड्स उनका साथ नहीं देते हैं, उनका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। ये तरह तरह की बातें हैं, वो सारी बात को समझाया जाता है। जो साइकोडायनेमिक जो व्यू पॉइंट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पारिवारिक कन्फ्लिक्ट होता है या व्यक्ति के भीतर का जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसके चलते भी लोग ड्रग अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसमें भी ये चिकित्सा विधि इनसाइट थेरेपी के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उनके भीतर में, मन के भीतर में क्या संघर्ष चल रहा है और तो उन संघर्षों के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है और किस तरह का ड्रग्स उन्होंने क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया, इसका भी उसमें देखा जाता है कारण। और तब क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के द्वारा इनको ठीक किया जाता है, इनको समझाया जाता है, इनको काउंसलिंग की जाती है, इस तरीके से इन लोग को ठीक किया जाता है। सेकंड है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपी। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब है कि इनके बिहेवियर में सबसे पहले चेंजेस लाना होता है, जिसमें कि सबसे पहले है एवर्सिव कंडीशनिंग, दूसरा है कोवर्ट सेंसिटाइजेशन, उसके बाद है टीचिंग अल्टरनेटिव्स और फिर है कंटीजेंसी ट्रेनिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एवर्सिव कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रविधि में क्या होता है कि ये जो प्रविधि है एवर्सिव कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक रूप है, एक प्रकार है। इस चिकित्सा विधि में क्या होता है, जब व्यक्ति औषधि ले रहा होता है, ठीक उसी समय कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हुआ या किसी तरह का बाहरी जो स्टिमुलस को हम लोग देते हैं, और इस ढंग से बार बार अगर उसको पेयर किया जाए, यानी कि ड्रग्स को भी दिया जाए और इस तरह का अनप्लेजेंट स्टिमुलस को भी दिया जाए, तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया करने लगता है और उस औषधि के प्रति और लालसा भी कम हो जाती है। तो इस प्रविधि को सफलतापूर्वक उपयोग हम लोग करते हैं अल्कोहल अब्यूज़ में, जिसमें डिपेंडेंस भी बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग इस
अल्कोहल अब्यूज़ का ट्रीटमेंट हम लोग एवर्सिव कंडीशनिंग के द्वारा कर सकते हैं। पहले ये था कि इस तरह का इलेक्ट्रिक शॉक और ये सब दिया जाता था, परंतु आज के समय में जो मॉडर्न थेरेप्यूटिक टेक्निक्स है उसमें हम लोग ऐसी दवा देते हैं जिसमें वॉमिटिंग और नौसिया का अनुभव होता है यदि वो अल्कोहल का सेवन करता है तो। दूसरा है कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। कोवर्ट सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो व्यसनी होते हैं, जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, उनको मद्यपान करते समय या ड्रग अब्यूज़ करते समय काफ़ी डरावना, घबरा देने वाला और विकर्षण उत्पन्न करने वाला दृश्य सोचने के लिए कहा जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि ऐसे काल्पनिक दृश्य का मद्यपान व्यवहार के साथ जो पेयर हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस मद्य के लिए यानी शराब के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और इस तरह से उनका व्यवहार शराब के प्रति झुकाव कम हो जाता है। फिर है अल्टरनेटिव टीचिंग। टीचिंग का मतलब है प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसमें ये बल दिया जाता है जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया और उन्होंने ये पाया कि चिकित्सक इसमें चिकित्सा ये ड्रग संबंधी जो समस्याएं होते हैं उनको कम करने के लिए औषधि लेने का विकल्प स्वीकार करने पर बल डालते हैं। यानी उसका विकल्प दवा न लेकर या ड्रग्स न लेकर, अल्कोहल न लेकर कुछ ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है उनकी चिंता को कम करने के लिए, उनके तनाव को कम करने के लिए रिलैक्सेशन विधि, मेडिटेशन विधि या बायोफीडबैक का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आजकल करते हैं किया जाता है जिसमें मेडिटेशन और उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझाया जाता है। तो ये अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड है। उसके बाद है कंटिजेंसी ट्रेनिंग। कंटिजेंसी ट्रेनिंग मतलब ये अधिकतर देखा गया है जितने भी शोध हुए हैं उसमें पाया गया है कि कोकेन अब्यूज़ करने वाले व्यक्तियों का उपचार इसके द्वारा किया जाता है। जैसे इस प्रशिक्षण में व्यक्ति के यूरिन की टेस्ट की जाती है और जब जब उसको यूरिनेशन में देखा जाता है कि यूरिन में ड्रग का जो मात्रा है वो कम है या नहीं है तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। तो उसका मनोबल एक तरह से बढ़ जाता है। तो अधिकतर व्यवहार चिकित्सा अपने आप में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन लेने से नहीं होगा, बल्कि उसके साथ कॉग्निटिव थेरेपी का भी प्रयोग करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है और उतना ही प्रभावी होता है और उसे कहते हैं हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है। एक ऐसी ही चिकित्सा है जिसको कहते हैं बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि जब भी व्यक्ति मद्यपान करता है या ड्रग्स लेता है उसका समय, संवेग, शारीरिक परिवर्तन और अन्य परिस्थितियों को वो देखता है और अत्यधिक जब वो मद्यपान करता है उस समय उसकी परिस्थिति कैसी होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि क्लाइंट को अपने मद्यपान की सीमा को पहचानने की प्रशिक्षण दी जाती है और उसमें अल्कोहल के दर को कम करने की सलाह दी जाती है और इस तरह से रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें इस तरह की सलाह भी दी जाती है और इससे काफ़ी हद तक ये इसका रोकथाम भी हो जाता है। इसमें ये देखा गया है कि एक कॉग्निटिव बिहेवियरल चिकित्सा का एक अन्य विधि है जिसको कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन ट्रेनिंग। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति छोड़ तो देता है मद्यपान करना या ड्रग्स लेना, लेकिन वो रिलैप्स हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब उसे पुनः वैसा मौका मिलता है और संगति मिलती है, साथी का ऐसा साथ होता है, तो वो पुनः वो शुरू हो जाते हैं कि वो अपना सब्सटेंस को अब्यूज़ करने के लिए। तो इसलिए इसमें ये सेल्फ मॉनिटरिंग और ये सब के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कि कैसे रिलैप्स ना हो, इसके लिए वो लोग जो चिकित्सक हैं वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे बायोकेमिकल या हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा इनका हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन या फिर अलग-अलग ड्रग्स को यूज़ करके इनके इस अब्यूज़ को हम लोग दूर करते हैं। इसमें सबसे पहले है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि डिटॉक्स करना उसको, उस ड्रग से जो ड्रग अब्यूज़ उसके शरीर में, उसके ब्लड में फैला हुआ है, उसको दूर करना। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें जो अब्यूज़र है वो क्रमबद्ध और मेडिकल मतलब डॉक्टर्स के देख रेख में अपने आप को रखता है। जैसे कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या ड्रग अब्यूज़र है
तो उनको कहा जाता है कि आप ड्रग लेना पूर्णतः बंद ना कर दें। हालाँकि ऐसी प्रविधि में व्यक्ति में क्या होता है कि विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, परंतु उसका स्वरूप हल्का होता है क्योंकि वो हल्के प्रकार से वो ड्रग्स लेते ही रहते हैं। तो डिटॉक्सिफ़िकेशन प्रविधि वह है जो व्यक्ति को कोई दूसरा ऐसा औषधि लेने के लिए कहा जाए जो कि जिसका लक्षण कम हो। यानी इन प्लेस ऑफ दैट ड्रग जो वो ले रहा था उसके बदले में कोई दूसरा ड्रग देना, जिससे कि उसके लक्षणों में और ये निर्भरता की कमी हो और लक्षण भी कम होता जाए। जैसे चिंता विरोधी औषध का प्रयोग हम लोग करते हैं अल्कोहल को दूर करने के लिए, अल्कोहल अब्यूज़र के लिए। उसके बाद है एंटागोनिस्ट ड्रग, यानी कि प्रतिरोधी। कि इसमें होता है कि जब रोगी सफलतापूर्वक अपने ड्रग्स के दुरुपयोग या उपयोग से अपने आप को दूर रखने में सफल हो जाता है, तो अगला चुनौती यह होता है कि क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे उसका निर्भरता या डिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं या अब्यूज़ फिर से उत्पन्न ना हो, यानी रिबाउंड बैक ना हो। तो एक ऐसी जैविक प्रविधि में द्रव्य संबंधी विकृति से ग्रसित जो व्यक्ति में एंटागोनिस्ट ड्रग दिया जाता है जो कि उसका विरोधी होता है, और ऐसा ड्रग देने के बाद वो लोग एडिक्टिव ड्रग्स के प्रभाव से वे लोग दूर हो जाते हैं और इस तरह से उनमें काफ़ी कम ड्रग एब्यूज़ का मात्रा काफ़ी कम हो जाता है। ओपियॉइड्स पर निर्भर व्यक्तियों की लत को छुड़ाने के लिए भी कुछ विशेष प्रतिरोधी औषधि जिसका जो यूज़ किया जाता है वो होता है नैलॉक्सिन, साइक्लोज़ोजिन और नेक्स्ट्रिज़ोन। तो इस तरह से ये सब प्रतिरोधी दवाएं हैं जो कि उन पहले के ड्रग्स के प्रभाव को कम करता है और उसमें लक्षण भी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जैविक ही बायोलॉजिकल थेरेपी में ही नेक्स्ट है ड्रग मेंटेनेंस थेरेपी। इस तरह की चिकित्सा में व्यक्ति को एक तरह से औषध निर्भरता को दूर करने के लिए कम गंभीर औषध देने की, यहाँ भी वही चीज़ है कि कम गंभीर जो कि जो ज़्यादा उसको हार्मफुल ना हो वैसी सलाह दी जाती है कि वो लोग करें। और उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में पहले पहल औषध पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका विरोधी दवा देने पर काफ़ी हद तक सफल हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। ऐसे बहुत से सेल्फ हेल्प प्रोग्राम बने हैं जो कि व्यक्ति अपने आप को मदद करने के लिए इस तरह का संस्था या इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन खोलता है। इस तरह का प्रथम प्रयास ओहियो में हुआ था, राज्य में, जहाँ पर दो मद्यपान के जो रोगी थे, मतलब अल्कोहलिक्स थे, आपस में मिलकर एक दूसरे को मदद करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ रहे थे और इसलिए एक दूसरे को हेल्प करने के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया और जितना भी जो एडिक्शन था उसको दूर करने के ख्याल से चलाए गए इस कार्यक्रम को सेल्फ हेल्प प्रोग्राम का नाम दिया। तो उसमें सबसे पहले आया था एक एए करके, जो हम लोगों ने अल्कोहलिक्स जो अल्कोहलिज़्म हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बताया है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य की सभा समय समय पर होती है। उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक मीटिंग्स होता है हमेशा, और सदस्य एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार होते हैं और इसमें सदस्य एक टाइम अल्कोहल पीना बंद कर देते हैं। जैसे अगर 2 टाइम पीते थे तो 1 टाइम बंद कर देते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि अल्कोहल मुक्त ज़िंदगी कितना अच्छा होता है और उसमें हम पूर्ण रूप से कैसे अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो है जिसका नाम है एल एनॉन। इसमें है इसका दूसरा जो हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान वहाँ बताया जाता है। इसमें सदस्य एक दूसरे से अपनी दुखद अनुभूतियों को शेयर करते हैं। कहा जाता है ना कि मेंटल कैथारसिस जब होता है, जब हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं तो हमारा दुखद जो अनुभूति है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये मेंटल कैथारसिस इनके साथ होता है और इस तरह से वे सीखते हैं कि किस तरह से दुखद अनुभूतियों के साथ निपटा जा सकता है और किस तरह से हम अपने इस गलत व्यवहार को फिर से हम लोग रिहैबिलिटेट कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं। उसके बाद है कंट्रोल ड्रग यूज़ वर्सेस एब्स्टिनेंस। इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से पहले तो ड्रग्स को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, और दूसरा परहेज करना। तो इसमें भी मनोवैज्ञानिकों ने कई ऐसे स्टडीज़ किए हैं जिसके आधार पर ये उन्होंने बतलाया कि क्या उपचार करने के बाद पूर्ण रूप से व्यक्ति सही हो सकता है, यानी कभी क्या उसको कभी रिबाउंड बैक नहीं होगा। इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की और उन्होंने ये देखा कि कंट्रोल ड्रिंकिंग या परहेज जिसको एब्स्टिनेंस कहते हैं,
दोनों ही लक्ष्य उपचार के दृष्टिकोण से आदर्श माने गए हैं। फिर भी अध्ययनों से प्राप्त तथ्य इस बात को इशारा करते हैं कि रिलैप्स रेट जो होता है वो काफ़ी उच्च देखा गया है। तो और भी बहुत सारे अध्ययन हैं, जैसे कि उसके सहारे ये देखा गया है कि जो हीरोइन व्यसनी थे, जो हीरोइन का सेवन करते थे, उसमें 75% लोग तो मर ही गए, सिर्फ 25% लोग ऐसे थे जो कि जीवित थे, लेकिन फिर भी उनकी हालत गंभीर थी, चाहे तो वो जेल में थे, चाहे वो किसी तरह के अस्पताल में थे। तो इसीलिए पूरी तरह से ड्रग फ्री ज़िंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, अगर व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन ना हो तो। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कई अध्ययनों से पता चला कि जो ड्रग अब्यूज़र, जो डिज़ॉर्डर होते हैं, ड्रग अब्यूज़ डिज़ॉर्डर जिसको हम कहते हैं, अधिकतर लोग ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिसमें निर्धनता होता है, दुख होता है, आक्रोश होता है, हिंसा होती है और आक्रामकता अधिक होती है। तो अतः ऐसे लोगों को चिकित्सक द्वारा चिकित्सा उपलब्ध कराए जाते समय इन तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उसी के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और पुनः मतलब री एजुकेट उनको करने की कोशिश की जाती है कि अगर इस तरह का उनका सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल है तो उससे कैसे वो लोग उबर सकते हैं, कैसे अपने आप को उससे दूर कर सकते हैं। और फिर लास्ट है प्रिवेंशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़, तो उसको कहते हैं NIDA, जो कि 1991 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस पैदा करना कि जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं वो किस लिए बने हैं, और उसको अगर कोई व्यक्ति जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है अगर वो लेता है तो वो कितना ज़्यादा उसको गलत प्रभाव डाल सकता है, और अल्कोहल का क्या उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी वो बतलाता है। तो ये और जो किसी भी औषधि का दुखद प्रभाव उनको समझाया जाता है, विशेष तौर पर उन व्यक्तियों को, अगर कहें कि ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रग अब्यूज़र हो गए हैं उनको भी समझाया जाता है। और जो लोग, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाती है स्कूल कॉलेज लेवल पर, जो किशोरावस्था में बच्चे चले जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इमोशनल उथल-पुथल मची रहती है उस एज में, और कई लोगों के साथ और कभी-कभी संगति ऐसी मिल जाती है, साथी संगी के मानक को भी वो लोग पूरा करना चाहते हैं, वो लोग भी उस कम्युनिटी के साथ अगर वो अटैच्ड हैं जहाँ पर लोग इस तरह का ड्रग्स लेते हैं, तो वो मतलब वो सजेस्टेबल हो जाते हैं और देख-देख के एक दूसरे का इमिटेट करके वे लोग इस तरह से कार्य करते हैं। तो ये NIDA का जो मूल उद्देश्य ये है कि सबसे उत्तम, उसमें बहुत ज़्यादा उनका प्रयास रहा है जिससे कि औषधि का दुरुपयोग इकट्ठे ही समाप्त हो जाए। और उसमें ये कहा गया कि जो कार्यक्रम, उसमें तरह-तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसमें ये हर बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया है कि कैसे इसको हमेशा रोका जा सकता है, और विभिन्न प्रकार से इनके संदेशों को पब्लिक में इसको प्रेषित की जाती है। अभी हाल में ही एक प्री स्कूल बच्चों के लिए जो औषधि दुरुपयोग के रोकथाम के लिए कार्यक्रम विकसित किए गए हैं जिसको कहा जाता है बिगिनिंग अल्कोहल एंड एडिक्शन बेसिक एजुकेशन स्टडीज़। तो इसमें विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यह कार्यक्रम में जो प्री स्कूल बच्चों का निर्णय लेने की कौशल, समाजयोजी जो व्यवहार करने का कौशल, ये सब सिखाया जाता है। संगी साथी के दबाव से अपने आप को वंचित रखकर उनकी भावों से निपटने का कौशल सिखलाया जाता है। और उसमें ये बताया जाता है कि दूसरों के प्रभाव पर नहीं आना है, वो अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से काम लेना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये इतने सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा ड्रग अब्यूज़ को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो मैसेज बॉक्स में अवश्य पूछेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम उसको उत्तर दे सकें। तो धन्यवाद।